रट के रखा हूँ। मैं समझता हूँ इस बात को कि व्यापार किस तरह से करना है। और अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जितना हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे उतना लोग हमें समझेंगे कि हम बादशाह हैं। बिल्कुल, जैसे कि हमारे कॉन्क्लेव का थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्टेट्स मेक अ नेशन। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैसे एक राज्य अपना योगदान देता है देश को आगे बढ़ाने के लिए। खासतौर पे अगर मैं आपके राज्य की बात करूँ तो किस तरह से आप अपने राज्य के योगदान को देखते हैं? जी, यूँ तो हमारा देश राज्यों का ही देश है और राज्यों की प्रगति ही देश की प्रगति है। तो जितनी प्रगति हो पाती है, सबसे पहले मैं बिजनेसमैन हूँ तो मुझे हमेशा ये लगता है कि उद्योग जितना ज़्यादा बढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा विकास होगा और विकास ही हमारे देश की प्रगति का सबसे बड़ा साधन है। तो जितने ज़्यादा हम लोग उद्योग ज़्यादा बढ़ा पाएंगे उतना ज़्यादा हम करेंगे। तो इसके साथ में झारखंड के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड बहुत प्रचुर मात्रा में यहाँ पर हमारे पास खनिज हैं और खनिज आधारित यहाँ पर जितने ज़्यादा उद्योग लगेंगे उतने ज़्यादा हम रफ्तार से आगे बढ़ सकते हैं और हमारा देश जल्दी माने श्रेष्ठ भारत, उन्नत भारत, समृद्ध भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत बन पाएगा। बिल्कुल, आज के समय में आज का भारत आपको उद्योग के लिए कितना तैयार लगता है? क्या लगता है आपको कि क्या समय बदला है, क्या समय बेहतर हुआ है उद्योगपतियों के लिए? अब जिस रफ्तार से हमारा देश प्रगति के पथ पर बढ़ चला है, मुझे दिन वो दूर नहीं लगते कि हम देश की अपने देश की बात तो क्या हम पूरी दुनिया की सबसे बड़ी उद्योग में और अन्य ऐसा कह सकते हैं कि बड़ी रणनीति या बड़े देश में होंगे, नंबर 1 में होंगे। आज ये चर्चा हो रही है कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। मुझे लगता है कि तीसरी अर्थव्यवस्था बनने में तो अब देरी है ही नहीं, ये तो सामने नज़र आ रहा है। ये तो हम और आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि तीसरी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। लेकिन अगर पहली अर्थव्यवस्था भी बने तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास में जितने युवा हैं, जितने हम मजबूत हैं, इतने अन्य देश अभी नहीं हैं। अन्य देश अपनी टेक्नोलॉजी के आधार पर अपने आप यूँ कहें कि रक्षा माने क्षेत्र में जो उन लोग ज़्यादा आगे बढ़े हुए हैं और हम रक्षा क्षेत्र में बहुत बने अपने उपकरण खरीद रहे थे। अब हम जिस तरह से इन चीज़ों में भी आगे बढ़े हैं तो निश्चित रूप से हमारा देश बहुत रफ्तार से तरक्की कर रहा है और श्रेष्ठ भारत हम हैं और रहेंगे। बिल्कुल, और मैं सभी को ये बताना चाहूँगी कि स्टील इंडस्ट्री में मोंगिया जी ने अपनी कंपनी को जिस मुकाम तक पहुँचाया है वो काबिले तारीफ़ है। वो यकीनन आपके लिए सफ़र आसान नहीं रहा होगा। तो मैं आपसे आपकी कुछ चुनौतियों के बारे में भी जानना चाहूँगी। चुनौतियाँ हर क्षेत्र में हैं, कोई भी काम करते हैं, चुनौतियाँ बहुत सारी हैं। लेकिन एक ख़ास बात है कि जितनी ज़्यादा चुनौतियाँ होंगी उतना ज़्यादा काम करने वाला उतना ज़्यादा मजबूत बनेगा। हम चुनौतियों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इतना मजबूत बनाया। उनसे लड़ के निकलना और अपना कॉन्फिडेंस इस चीज़ पर बरकरार रह जाना कि हम जीत सकते हैं। तो चुनौतियां बहुत सारी हैं और इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियां आती हैं कि दूसरे लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि अभी मोंगिया और कितने दिन। ये 2012 की बात है, ज़्यादा दिन समय बीता नहीं है। उन्होंने उस वक्त समझ लिया था कि मोंगिया अब समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी मुझे अपने ब्रांड पर, अपने काम पर भरोसा था और ऊपर वाले पर विश्वास था कि यदि हम ईमानदारी से अपना काम करते रहेंगे तो मुझे कोई डिगा नहीं सकता। और यू टर्न हुआ और लोग देखते रह गए और आज भी मैं मानता हूँ कि आज मैं सभी से आगे भी हूँ और हम इसको और आगे बना के रख पाएंगे, उसके लिए मैं तैयार भी हूँ। बहुत ही इंस्पायरिंग बात यहाँ पर मोंगिया जी ने कही है। ऐसा मुझे लगता है कि हम सब ने अनुभव किया होगा। कई बार हमें लोग नकार देते हैं, लोग कहते हैं कि आपसे नहीं होगा, लेकिन आपसे भी जब लोगों ने कहा तो आपने उन्हें अपने काम से जवाब दिया और आज आप जिस मुकाम पर पहुंचे हैं हम सब उसकी सराहना करते हैं। इसी वजह से लोग मुझे स्टील का बादशाह कहते हैं। ये यकीनन हम सबके लिए एक सीखने वाली बात है कि भले ही कोई आपके टैलेंट पर शक करे, आपकी मेहनत पर शक करे, लेकिन आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है और मेहनत के साथ अपना काम करते रहना है, तो आपको नतीजे ज़रूर सकारात्मक ही मिलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और मोंगिया जी, अब मैं थोड़ा स्टील इंडस्ट्री के बारे में भी आपसे बात करना चाहूँगी। ऑटोमेशन, डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी, इनके इंटीग्रेशन से स्टील इंडस्ट्री को आने वाले समय में आप कहाँ और कितना आगे जाते हुए देख रहे हैं?
अब ज़माना ही टेक्नोलॉजी का है। अब जितनी इंडस्ट्री है ये सारी टेक्नोलॉजी बेस आ गई है, सारी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, ये सब जितनी चीज़ें हैं, मैं तो पर्सनली इतना ज़्यादा नहीं समझता। जैसे जैसे उम्र हो जाती है तो मुझे लगता है कि मोबाइल या कंप्यूटर या ये सब चीज़ों के प्रति हम लोग की जानकारियाँ कम होती हैं। हमारे बच्चे, मेरे साथ मेरा बेटा पिछले 15 साल से जुड़ा हुआ है, हमारी बगल वाली कुर्सी पर 15 साल से बैठता है और मुझसे बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझता भी है और उसमें हर समय नई टेक्नोलॉजी लाने की ललक भी रहती है। और मैं ना जिस तरह से उनसे चर्चा करते रहता हूँ, मेरे तो सिर्फ चर्चा ही करनी है, लेकिन वो निश्चित रूप से बहुत मेहनत करके ये लोग बच्चे काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि नई टेक्नोलॉजी के सहारे जिस तरह से अब जो रफ्तार आई है इंडस्ट्री में, नहीं तो हमारे पिताजी ने भी रोलिंग मिल ही लगाई थी, लेकिन वो बहुत छोटी थी, इतनी छोटी थी कि आज के ज़माने में अगर मैं तुलना करूं तो वो 1% भी नहीं ठहरेगी। उस ज़माने में बस वही रोलिंग मिल हुआ करती थी और अब ज़माना ऐसा है कि सारी टेक्नोलॉजी का ज़माना है और हाई स्पीड का ज़माना है, बहुत ह्यूज प्रोडक्शन का ज़माना है, तभी उसमें हम लोग चल रहे हैं। और हाल ही में जैसे कुछ राज्यों ने स्टील इंडस्ट्री पर माइनिंग सेस लागू किया है, इससे आपको क्या लगता है कि इस इंडस्ट्री को किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है आने वाले नहीं 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 नहीं, माइनिंग एक्ट जो लागू हुआ है वो इंडस्ट्री पर नहीं आया है, माइंस ऑनर पर है एक्चुअली ये। और जिन इंडस्ट्री ने उनसे उस वक़्त का पूरा सेस वगैरह नहीं दे के लिया है, ये उनके लिए है, हमारे लिए इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं है। एक कारोबारी के लिए मुनाफा बहुत ज़रूरी होता है और कंपटीशन का ज़माना है, आपकी इंडस्ट्री में भी यकीनन आपके बहुत से कॉम्पिटिटर्स होंगे। आप ऐसा क्या अलग करते हैं कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स से हमेशा आगे बने रहते हैं? निश्चित रूप से नंबर 1 का, एक बार कोई बच्चा अपनी क्लास में फर्स्ट आ जाता है ना, तो उसे ये चिंता रहती है कि मैं कभी सेकंड नहीं होऊंगा, इसलिए उसे फर्स्ट बना रहना होता है, उसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है। उसी प्रकार हम भी नई टेक्नोलॉजी और नई चीज़ें हम जब तक नहीं लाएंगे और पूरी ईमानदारी के साथ जो हमने वादा किया है, लोग हमारे जैसा वादा करने वाले बहुत सारी इंडस्ट्रियां हैं, हमको अपना कॉम्पिटिटर बताने वाले बहुत सारी इंडस्ट्रियां हैं, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारे जो क्वालिटी है, जिस क्वालिटी का मटेरियल मैं दे रहा हूं, उसे एक बार टेस्ट करके देख लीजिए और फिर हमसे बात करें। और आप शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में भी काफ़ी काम कर रहे हैं। झारखंड में वर्ल्ड क्लास स्कूल आपने खोला है और आपके ऐसे कई इनिशिएटिव्स हैं जो श्रेष्ठ भारत का निर्माण करने में योगदान दे रहे हैं, उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। देखिए, मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के नाम से हमारी फाउंडेशन जो है वो सिर्फ पेड़ लगाने का मुख्यतः काम करती है और उसके साथ साथ में हमारे हर शहरों में जहाँ जहाँ पर भी रोड के किनारे जगह मिलती है तो हम लोग पेड़ लगाते हैं और उसमें बैरिकेड्स लगा देने ताकि उसमें उस पार जाकर के कोई तोड़े या ख़राब ना करे। एक शहर की सुंदरता, हम उस देश में रहते हैं तो हमारे देश की कैसी सुंदरता होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए पर्यावरण वहाँ का, इस चीज़ का ख्याल हम ज़रूर रखते हैं। और शिक्षा के विषय में एक अलग किसी ने जगह दी और उसके बाद से हम उसमें लगे रह गए। 2007 में एक बच्ची ने मुझे कहा था कि मैं एक कहीं पर चीफ गेस्ट था और वो बच्ची रोने लगी जब मैंने उसको कोई इनाम प्राइज़ दिया, फर्स्ट प्राइज़ दिया उसका, तो वो रोने लगी। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि मैं जहाँ रहती हूँ गांव में, वहाँ पर मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल, और मैं हाई स्कूल में फ़र्स्ट आई हूँ, लेकिन हमारे पिताजी के पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आगे पढ़ सकूँ। मैंने उसी समय बच्ची से कहा कि तुम आज के बाद जहाँ तक भी जितना पढ़ पाओ पढ़ो। ये 2007 की बात है और उस समय से ये कारवां अब चल पड़ा है। हमारे यहाँ कई बच्चे जो हमारे, अब देखिए स्कूल जितने हैं, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल सभी गांव में हैं, लेकिन कॉलेज वहाँ नहीं है। कॉलेज सब शहरों में है, बड़े बड़े शहरों में है। तो बच्चों को हॉस्टल में रहना है, पढ़ना है, उनको लैपटॉप भी चाहिए और बड़ी पढ़ाई में, छोटे बच्चों की पढ़ाई में खर्च बहुत कम है और जो हायर स्टडीज़ है उसमें पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। इवन एडमिशन फ़ी वगैरह भी कई जगह 1.5 लाख 3 लाख इस तरह करके देने होते हैं। तो वो सब, अब जिन बच्चों को हमने देख लिया कि वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं या किसी भी प्रिंसिपल के आगे अगर हमारे पास में, तो लोग जानते हैं मुझे, इसलिए वो बच्चे हमारे साथ पढ़ ही रहे हैं। एक खास बात हमारे साथ हुई उस समय में, मैडम वंदना डाडियल हमारी झारखंड की, तो गिरिडीह में डिप्टी कमिश्नर थी 2009 में, और उन्होंने मुझे बिरहोर बच्चों के साथ जोड़ा था। बिरहोर वो हैं जो पत्थर मारते हैं कि हम उनके पास नहीं जाएं, वो जंगलों में रहते घूमने वाले प्राणी हैं, उनके साथ जोड़ा और उनके छोटे मोटे काम, जैसे उस समय इंदिरा आवास योजना था, अभी
प्रधानमंत्री आवास योजना इस तरह के, या उनके आधार कार्ड वगैरह। लेकिन उनके बच्चों को मैंने पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि बिना शिक्षा के कुछ आगे नहीं बढ़ना ये था। बहुत कमाल की बात है। और जब उसको मैंने पढ़ाना शुरू किया तो गवर्नमेंट ने मुझे हॉस्टल दिया, और आज हमारे पास में 113 बच्चे हमारे हॉस्टल में अभी भी हैं, और सिर्फ बिरहोर हैं। ये बहुत काबिले तारीफ है, क्योंकि समाज से जब कोई व्यक्ति लेता है, जो सम्मान आपको मिला है, जो सक्सेस आपको मिला है, लेकिन आप जो समाज को देने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है उसकी सराहना करनी चाहिए।